Here we discuss about application of symmetry. In this case, how to calculate higher active mode of vibration. That is, we have finished. We have also finished Mulliken term. How to write down Mulliken term. And this example is given as an assignment. So try yourself. So I think you may have tried this example well. So in this case, what happens? See, once you write down the unshipped atom and then write down trace and finally 3n, then you are getting the value of 3n. If you want to make if you want to cross check it, then I will give you this value of 3n for a tetrahedral geometry. So see what happens here. How many atoms are there in methane? There are 5 atoms. These are the 5 atoms in the methane. You know that trace, that is x, y and z. एक में ही x, y and z इसमें से, तो इनको लेना है, उसके साथ अनशिफ्ट एटम और दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ फर्स्ट जो केस है उसमें सब एटम जो है वो अनशिफ्ट रहेंगे. सी ऑल दी 5 एटम्स रिमेन्स अनशिफ्ट व्हेन यू कैरी आउट ई ऑपरेशन. सो 5 into 3, यहाँ पे 3 है, सो 5 into 3 दैट इज 15. सो फर्स्ट में आएगा यहाँ पे 15. सेकेंड में C3 एक्सिस आप लगाओगे तो 0 है, 0 ही रहेगा. C2 एक्सिस, इसमें 3C2 है. कौन कौन सी 3C2 है, अगर वो चेक करना है आपको तो आप ऐसे ले सकते हो. 1C2 is passing between A and B, second B and C, and then sorry A and C, and third one A and D. इसी तरह 3C2 रहेगी. कोई भी एक एटम ले सकते हो, बाकी 3 में से पास करोगे तो इसी तरह 3C2 है. So in this case what happens, 3C2 are there. So once you take the C2 axis, आप ऐसे C2 axis लगे HB, HC and HD. So it is passing through only one atom. But if you give the rotation, so what happens? See, it is passing through only one atom. If you give the rotation, so one atom remains unshipped. But when you multiply it with 0, then it becomes 0. Okay, so if you take a C2 axis, so one atom remains unshipped. What's about C3? C3 axis passing through 2 atoms. A C3 जो है वो passing, it is passing through 2 atoms, hydrogen and carbon. ये दोनों में से पास हो गए ऐसे. So 2 एटम अनशिफ्ट रहेंगे. सो 2 into 0 अगेन ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे 1 एटम अनशिफ्ट रहेंगे C2 में. इन दिस केस C2 में 1 एटम अनशिफ्ट रहेंगे, तो 1 into -1 दैट इज -1. यहाँ -1 आएगा. C2 एक्सिस 3 है. उसके बाद S4 है. S4 एक्सिस भी आपने देखा है. S4 मीन्स आपने रोटेशन 90 पे दिया था. एक एग्जाम्पल मैंने वो भी बताया था. जो बैक साइड वाले ग्रुप है वो इन दी प्लेन आ जाएंगे, बाद में उसका रिफ्लेक्शन लिखेंगे. तो ऐसे S4 जो है उसमें कितने एटम चेंज होते हैं, अनशिफ्ट एटम कितने रहते हैं, 1. वो सेंटर में से पास होगी कार्बन में से. सो इसमें भी 1 अनशिफ्ट रहेंगे. सो 1 into -1 दैट इज -1. एंड लास्ट जो है आपका सिग्मा डी. सो सिग्मा डी प्लेन है, उसमें 3 एटम अनशिफ्ट रहेंगे. सामने वाला 2 हाइड्रोजन रहेगा और ये कार्बन. इसको 3 को एकोमोडेट करेंगे. सब प्लेन सिग्मा डी है, इसमें 6 सिग्मा डी होते हैं. सो कुल मिला के इसमें 3 एटम अनशिफ्ट रहते हैं. सो 3 into 1 दैट इज 3. ये आपका ट्रेस आएगा. सो ये अनशिफ्ट एटम आएगा. उसके बाद आप अनशिफ्ट एटम और ट्रेस को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल 3n वैल्यू आएगी. उसके बाद आप नंबर ऑफ टाइम्स A1, नंबर ऑफ टाइम्स A2, नंबर ऑफ टाइम्स E, number of times T1 and number of times T2 कैलकुलेट करोगे. So what you are getting? You are getting 1 times A1. यहाँ ग्रुप नंबर कितना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप E, C3, 3C2, S4 है. सबका जो कोएफिशिएंट है उसका समेशन करो. 23 सर. तो 24 होगा. देखो यहाँ 1 है. ओके, सो इट्स 24. ओके, आपका माइक ऑफ कर देना था नहीं बाद में, क्योंकि वहां से थोड़ी नॉइस आ रही है. जैसे ही आप आंसर देते थे ना उसके बाद इमीडिएट कर देना म्यूट, क्योंकि वहां से थोड़ी आवाज आ रही है. सो इट्स 24. सो आपको नंबर ऑफ टाइम्स A1 1 टाइम्स मिलेगा, तो A2 है वो 0 टाइम्स रहेगा. 1 टाइम्स E रहेगा, 1 टाइम्स T1
एंड 3 टाइम्स T2, दिस इज यू आर गेटिंग, सी ये आपको मिलेगा। इसमें से आपको फाइनली हायर एक्टिव मोड ऑफ वाइब्रेशन एक ही है, दैट इज T2, बाकी सब में XYZ नहीं है। तो अगर हायर एक्टिव पूछते हैं तो आपको यही एक लिखना है, 3T2 इज हायर एक्टिव। ओके, सो वाइब्रेशन मोड विच आर हायर एक्टिव, बट उससे पहले आपको ये भी माइनस करना है। सी टोटल आप कैलकुलेट करोगे, ये टोटल मोड मिल गए, इसमें से आपको ट्रांसलेशन और रोटेशनल माइनस करना है, तो आपको वाइब्रेशनल मोड मिलेगा। तो वाइब्रेशनल मोड के लिए ये जो टोटल है, ये 1 प्लस E प्लस T1 प्लस 3T2, उसमें से आपको रोटेशनल माइनस करना है, RX RY RZ, ऐसा एक ही है T1। XYZ वाला ट्रांसलेशन भी एक ही है T2। तो आपका आंसर ये आएगा, ये 1 प्लस E प्लस 2T2। बट यू नो वेरी वेल T2 is inactive. What happens? T2 mode of vibration is inactive. So T2 जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। See, T2 mode of vibration is already, see, T2 is inactive. Sorry, T2 is active. A1 and E is IR inactive. So A1 and E you can remove from this formula. So vibrational mode which are IR active are only 2T2. ये आंसर आएगा। और रामन एक्टिव भी है, सी यहाँ XYZ है, so it's a coincident mode. Okay, it is IR active as well as it is Raman active, so it is called coincident mode. So इसी तरह से आप यहाँ जो है ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा एक जो है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दैट, ये आपके लिए नया टॉपिक है, फॉर SO2 मॉलिक्यूल following are the Raman frequency, IR and Raman frequency. Explain them, or you can say cite appropriately. IR फ्रीक्वेंसी, सपोज IR वैल्यू आपको ऐसे प्रोवाइड करते हैं। IR में 3 वैल्यू मिल रहे हैं, 580 पे एक, 1151, 1369। सी ज्यादा सबसे वैल्यू वाला है वो स्ट्रेचिंग होता है, कम वैल्यू वाला है वो बेंडिंग होता है। रामन जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें लिक्विड में मेजर हो गए, दिस इज इन वेपर फॉर्म। $574 पोलराइज, 1164 पोलराइज, 1374 डीपोलराइज। अब इसके लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे, पहले ये वाटर की तरह है, H2 की तरह, C2V पॉइंट ग्रुप है, तो आपको टोटल वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट करना है, जो H2O में हम कैलकुलेट करते हैं इसे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इट्स वेरी सिंपल। सी आपको पता है C2V का कैरेक्टर टेबल चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको अनशिफ्ट एटम लिखने हैं, C2V का कैरेक्टर टेबल होगा, देन यू राइट डाउन द अनशिफ्ट एटम। ओके, जो भी अनशिफ्ट एटम है उस हिसाब से आपको टोटल 3 एटम है H2O में या तो SO2 में, उसके साथ आपको ऐसे ट्रेस निकाल के 3n वैल्यू फाइंड आउट करके फाइनली टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन काउंट करना है। उसमें से आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशन माइनस करना है, तो आपको ऐसे मिल जाएगा।
एक कैरेक्टर टेबल है C2 विपोर्ट ग्रुप के लिए। अभी ये तो आपको पता ही है सी टोटल, वो आपका आंसर इतना आएगा। सी लुक एट हियर, ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना, तो वो आंसर आपका 2A1 प्लस B2 इतना आएगा। 2A1 प्लस B2 लाइक 2 वाटर। ये सेम ही रहेगा, ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये आपका आंसर आएगा। अभी आपको सी स्ट्रेचिंग फाइंड आउट करना है। स्ट्रेचिंग के लिए क्या करोगे? स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग के लिए आपको एक ही बॉन्ड है वो स्ट्रेच होगा, या तो बॉन्ड जो है वो बेंड करेगा। स्ट्रेचिंग के लिए हम इसको कंसीडर करेंगे, ये बॉन्ड है, इसको कैलकुलेट करेंगे। सी ए बॉन्ड, इसमें 2 एटम है, सी स्ट्रेचिंग करेंगे। अभी आप ई ऑपरेशन करोगे तो दोनों सेम रहेंगे या दोनों एटम्स कैसे रहेंगे? इसका वेक्टर देखना है स्ट्रेचिंग का। तो दोनों वेक्टर अनशिफ्ट रहेगा, ओके, डू नॉट चेंज इन दी पोजीशन, क्योंकि स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो उसमें ये दोनों सेम ही रहेंगे। वेक्टर शिफ्ट होता है तो आपको 0, दैट मीन्स 0 लिखना है, और सेम रहता है तो आप और वेक्टर आप 1 लिखोगे। वेक्टर शिफ्ट होता है तो आपको 0 लिखना है। तो दोनों एटम्स या दोनों वेक्टर्स, या दोनों वेक्टर काउंट कर लो तब पता चलेगा, एटम नहीं बट इट्स अ वेक्टर। इसी तरह दिस इज 1 वेक्टर, दिस इज 2 वेक्टर। ये दोनों वेक्टर जो है वो अनशिफ्ट रहेगा, इसलिए 2 लिखा। चलो आप C2 ऑपरेशन देते हो तो ऐसे, तो राइट साइड वाला वेक्टर लेफ्ट साइड चला जाएगा, लेफ्ट साइड वाला वेक्टर किस साइड चला जाएगा? राइट। तो दोनों चेंज हो जाएंगे, तो अनशिफ्ट वेक्टर 0 रहेंगे। उसके बाद क्या करोगे? सिग्मा XZ मिरर प्लेन ऐसे, इसमें भी क्या होगा? दोनों वेक्टर 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे सिग्मा YZ में दोनों अनशिफ्ट शिफ्ट रहेंगे, ऐसे प्लेन लगे तो ऐसी तरह लिख दो आप पहले। उसके बाद जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसी तरह आपको कैलकुलेट करना है, ओके। अभी क्या करेंगे? चलो नंबर ऑफ टाइम्स ये 1/4 ग्रुप नंबर है। अभी 2 को मल्टीप्लीकेशन लगे, 2 × 1 × 1 दैट इज 2, 0 × 1 × 1 0, 0 × 1 × 1 0, 2 × 1 × 1 दैट इज 2। सो आंसर कितना आएगा? A1। इसी तरह B1 कैलकुलेट करना है तो 2 × A2 कैलकुलेट करना है तो सॉरी A2, सो 2 × 1 × 1 2 रहेगा, 2 × -1 × 1 दैट इज -2, कितना होगा? 0 0 2। व्हाट्स अबाउट B1?0 वो भी 0 हो जाएगा, गुड। व्हाट्स अबाउट B2? A2 × 1 A2 × 1 है, ऊपर कोएफिशिएंट 1 है, सो 4 दैट इज 1। सो आपका आंसर कितना है? वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड आपने पहले लिखा था सी 2A1 प्लस B2, इसमें से स्ट्रेचिंग मोड कितना है? सर A1 और 1B1। A1 प्लस B2, ओके, A1 यस प्लस B2। तो ये दोनों B2। का तो बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस बैलेंस का A1 मीनिंग ये है कि जो टोटल है इसमें से माइनस कर दो तो एक ये A1 आएगा, ऐसे A1। तो ये आपने से कैलकुलेट कर दिया, दैट इज यू कैन से स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर वाटर मॉलिक्यूल। बेंडिंग मोड में जो स्ट्रेचिंग होता है उससे एक वैल्यू आप कम करके भी लिख सकते हो, या तो बेंडिंग में जो है वो एक ही एटम से वहां से देखते हैं, बट सी दिस इज ए स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन। अभी बेंडिंग पे कैलकुलेट करते हैं, चलो। और यू कैन से डिफॉर्मेटिव बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन, और यू कैन से डिफॉर्मेटिव। इसी मॉलिक्यूल जो है उसमें बेंडिंग आप कैलकुलेट करो, और यू कैन से डिफॉर्मेटिव। सो बेंडिंग मोड में
ये है वेक्टर, यहाँ से ऐसी तरह आप फॉर्मूला यूज करो। ये पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है, सी दिस इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। बेंडिंग में क्या होगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस, ये प्लेन चेंज करेगा। सी बेंडिंग इन प्लेन भी हो सकता है, बेंडिंग आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है। तो इसमें आपको एक ही वेक्टर देखना है सेंटर से। या तो अल्टीमेटली यू कैन से, पहले चलो आप में काम करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इसका डिस्कस करते हैं। बेंडिंग में क्या होता है, ऐसे ये अंदर की साइड आएगा, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की बात होगी। बेंडिंग में जो है वो एक ऊपर आएगा, एक नीचे जाएगा, इसी तरह। फॉर एग्जांपल आपके पास चलो अमोनिया मॉलिक्यूल है, पहले इसके लिए आपने टोटल मोल तो ऑलरेडी काउंट किए थे। टोटल वाइब्रेशनल मोड एमोनिया के लिए कौन सा पॉइंट ग्रुप था, C3V। तो वहां आपने C3 अनशिफ्ट, ओके, वहां अनशिफ्ट एटम लिख के टोटल वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट किए थे, वो 2A1 + 2E आया था आंसर। अभी आपको क्या करना है इसमें, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। सो स्ट्रेचिंग मोड के लिए आपको ये 3 वेक्टर देखने हैं। सी आपका जो C3V का कैरेक्टर टेबल है उसमें यहाँ आप E ले लो, यहाँ पे 2C3 3 सिग्मा V, here A1 A2 and E। चलो स्ट्रेचिंग में फर्स्ट में 3 वेक्टर्स है, सो ऑल 3 वेक्टर रिमेन अनशिफ्ट। C3 रोटेशन देके सो ऑल वेक्टर चेंज। सिग्मा वी करोगे एक वेक्टर में से ऐसे पास होगा, तो 1 वेक्टर रिमेन्स अनशिफ्ट। चलो नंबर ऑफ टाइम्स A1, नंबर ऑफ टाइम्स A2, ये सब कैलकुलेट करो। सर, बोलिए बोल। सर सिग्मा जब करेंगे तो सर 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं, इंटरचेंज होंगे और एटम्स नहीं देख, एटम नहीं देख रहे, सिर्फ वेक्टर देख रही है। वेक्टर है, एक ही वेक्टर है, वेक्टर। ओके स्ट्रेचिंग ओके। में कौन लेते हैं, एक वेक्टर अनशिफ्ट रहेगा या दूसरा वेक्टर है, वेक्टर है ना। हाँ ये जी टोटल सर। में से 2 वेक्टर थे।
स्ट्रेचिंग 301 लेके आप कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ टाइम्स A1 जो आएगा आपका वो ऐसे आएगा सी, दिस इज स्ट्रेचिंग। वो कितना आएगा स्ट्रेचिंग 1A1, उसके बाद 0A2 प्लस ई। प्लस E, गुड 1E। सो टोटल जो है उसमें से आप ए प्लस ई माइनस कर दो टोटल वाइब्रेशनल मोड में से। टोटल आपका वाइब्रेशनल मोड है जो वो 2A1 प्लस 2E है, उसमें से आप A1 प्लस माइनस ई कर दो तो आप जो बाकी रहता है वो आपको मिलेगा बैलेंस जो है वो A1 प्लस ई मिलेगा इसी तरह। इट्स A1 प्लस ई। ओके यस सर। यस सर। अभी वैल्यू जो आपको प्रोवाइड करते हैं तो उस वैल्यू के हिसाब से आप उसमें डिवाइड करके भी वैल्यू असाइन कर सकते हो पेंडिंग। उसके बाद देखेंगे, पहले एक ऐसे ही POCl3 भी दे सकते हैं। POCl3 मॉलिक्यूल है उसमें, वो भी आपको POCl3 भी दे सकते हैं। ओके POCl3 मॉलिक्यूल्स, POCl3 मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, उसमें कौन सा पॉइंट ग्रुप आएगा POCl3 में? जो सर एमोनिया वाला C3 उसमें आएगा वही पॉइंट ग्रुप आएगा, दैट इज कॉल्ड यू कैन से C3V। ओके वही पॉइंट ग्रुप आएगा, दैट इज C3V। एमोनिया मॉलिक्यूल्स जो आपका था उसमें एक चीज ये भी है, ये एमोनिया मॉलिक्यूल्स, इसमें एमोनिया का जो शेप है वो ऐसा है H1 H2 एंड H3। ओके सो इसमें सी जो बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो उसमें टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो 3 पॉसिबिलिटीज है। ऐसे से ये दोनों बेंड हो सकते हैं, ऐसे ये दोनों बेंड हो सकते हैं, और तीसरा ये दोनों। ओके देयर आर 3 बेंडिंग पॉसिबिलिटीज। आप कोई भी ले सकते हो उसी 3 बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज, ये दोनों आपस में बेंड हो सकते हैं, ऐसे ये बेंडिंग वेक्टर है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, और ये तीसरी। अभी आप ये ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, तीनों तीनों कैसे रहेंगे, अनशिफ्ट। ई में कुछ करना नहीं है इसलिए। C3 में रोटेशन करोगे तो क्या होगा, ये जो वेक्टर है ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा ना। यस सर। सो C3 में क्या आएगा, 0 आएगा। चलो अभी आपको नेक्स्ट क्या चेक करना है, प्लेन। सिग्मा, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज सिग्मा वी प्लेन। कोई भी आप सिग्मा वी प्लेन ले लो, ऐसे कंसीडर कर दो यदि सिग्मा वी, तो उस केस में या तो कोई भी सिग्मा वी ले लो, तो जो एक ये सिग्मा वी है ना वो एक एटम में से और नाइट्रोजन में से पास होगा, बाकी दो का दो पार्ट करेंगे। तो जिसमें से पास होगा तो इसमें एक एक बेंडिंग सेम रहेगा, बाकी दो चेंज हो गए। आप सिग्मा भी ऐसे निकालोगे तो बाकी दो चेंज हो गए, एक ही सेम रहेगा सी, जिसमें से एक कट करता है उसको एक वेक्टर से वो सेम रहेगा। इसको आप एग्जैक्टली इनकी ज्योमेट्री आप देख लेना तो आपको पता चलेगा कि कैसे आएगा ये। ओके जो दो कॉर्नर वाला है बीच में से पास होगा तो एक जो है वो एक दूसरे को चेंज करेगा, एटम H1 की जगह H2 चला जाएगा, H2 की जगह H1 चला जाएगा, ऐसे ये H2 अपनी जगह पे रहेगा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगी। यहाँ H1 है ना, वहाँ कौन आ जाएगा H1 की जगह H3 H1 H3 इंटरचेंज। और यहाँ पे H1, तो ये वेक्टर सेम रहेगा सी, ये डिस्टेंस H1 H3 वाला, बट ये दोनों चेंज हो गए। सी H1 टू राइट साइड था वो लेफ्ट साइड चला गया, लेफ्ट साइड था वो राइट साइड चला गया, देखो। ओके यस सर।
तो यहाँ 1 लिखेंगे। अभी चलो फिर से इसका बेंडिंग कैलकुलेट करो। 301 इसी तरह आंसर आएगा ना। स्ट्रेचिंग कितना आया था? स्ट्रेचिंग A1 प्लस E सेम आएगा क्योंकि ये सेम वैल्यू है दोनों। तो बेंडिंग भी कितने आएंगे? A1 प्लस E। A1 प्लस E। अभी इसके लिए आपको चलो 6 वैल्यू प्रोवाइड कर दी है ऐसे कि IR और रामन 355 3523 1689 1022 ये प्रोवाइड कर दिया आपको। अभी इसमें आप एक चीज देख लो सी, ये जो है पहले IR में आपके पास 2 स्ट्रेचिंग थे 2 बेंडिंग थे, तो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो किसकी होती है? किसकी होती है? स्ट्रेचिंग की। बेंडिंग है वो कम वैल्यू होती है, बिलो 2000 या तो 1800। ये दोनों बेंडिंग हो गए, ये दोनों स्ट्रेचिंग। अब स्ट्रेचिंग में भी 2 तरह के होते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सिमेट्रिक की वैल्यू कम रहती है। ये जो है आपका वो ये 1 आएगा और ये थोड़ी कम वैल्यू वाला E आएगा ऐसे। यहाँ पे भी 2 बेंडिंग है, A1 और E। आपके पास यहाँ 2 आंसर आता है, तो इसमें से एक A1 होगा, दूसरा E होगा ऐसे। अभी उस हिसाब से आप इसमें लिख दो सारे से, दिस इज A1 E, इसमें ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे भी A1 ये रामन मोड है, क्योंकि ये दोनों सी IR एक्टिव भी है A1 E और रामन एक्टिव भी है। आप कैरेक्टर टेबल देखोगे तो पता चलेगा। तो ये जो पहला वाला आई आपका वो पोलराइज होगा, उसका बाद वाला डीपोलराइज, फिर से A1 वाला पोलराइज और ये डीपोलराइज लेगा। डीपोलराइज E वाला जो है वो डीपोलराइज रहेगा। तो ऐसी तरह आपने से A1 पोलराइज है, दैट मीन्स इट इज फॉर A1 जो है वो पोलराइज है एंड सिमेट्रिकल NH स्ट्रेचिंग के लिए है A1। IR में सिमेट्रिकल NH स्ट्रेचिंग के लिए है। उसके बाद जो हाईएस्ट नेक्स्ट है जो 3525 वाला, वो डीपोलराइज है E वाला, और वो एसिमेट्रिकल NH स्ट्रेचिंग के लिए है। डीपोलराइज मींस एसिमेट्रिकल NH स्ट्रेचिंग के लिए। उसके बाद 1690 A1 है, सो पोलराइज, बट वो बेंडिंग के लिए है। किसके लिए है? HNH बेंडिंग के लिए है। और जो 1025 वाला है वो भी बेंडिंग के लिए है, बट वो डीपोलराइज है। ऐसी तरह इसको वर्ड में लिखते हैं। वैल्यू आपको प्रोवाइड दी है तो आप ऐसे असाइन कर सकते हो यूजिंग सिमेट्री। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, IR में जो सीक्वेंस मिले उस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ कंटिन्यू लिख देना है, उसके बाद वैल्यू के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करना है। आगे वाला एग्जांपल जो था आपका H2O वाला, SO2 वाला, सॉरी, इस एग्जांपल में इसके बात करते हैं। चलो, SO2 में वाइब्रेशनल मोड है वो 2A1 प्लस B है। यहाँ पे भी आपको सिर्फ पोलराइज पोलराइज और वैल्यू दे दिया है डीपोलराइज। आप इसको कंटिन्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ऐसे आएगा, डीपोलराइज बाद में पोलराइज होके। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। डीपोलराइज पोलराइज वो लिख के देते हैं, आपको सिर्फ उसको असाइन करना है। तो इस केस में अगेन सी यू गो फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन, बेंडिंग वेक्टर। अभी चलो, इसमें कितने बेंडिंग वेक्टर हैं? 2। नहीं नहीं, उसमें कैसे? नहीं, इसमें देखो, इसमें कितने वेक्टर थे? 1 2 3। इसमें कितने बेंडिंग वेक्टर हैं? एक एक ही है, एक ही है, सी एक ही है। ई ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा? एक जो है वो अनशिफ्ट रहेगा ना। यस सर। ये एक अनशिफ्ट रहेगा ऐसे। उसके बाद क्या करोगे आप? C2 ऑपरेशन, यहाँ से रोटेशन देंगे तो भी ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसी तरह से इसमें आप जैसे C3 ऑपरेशन देते हो। माइक आपका ऑफ कर दो।
ये ऐसी तरह से इसको आप C3 रोटेशन देते हो तो ये 1 3 सेम रहेगा, इसलिए हमने 1 लिखा था। इसी तरह इसमें C2 रोटेशन करोगे, ये ऑक्सीजन इसकी जगह आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 जो है पूरा वो सेम रहेगा। इसके बाद सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, सो दोनों में आप ऐसे मिरर प्लेन करोगे तो भी ये अनशिफ्ट रहेगा, ऐसे प्लेन लगे तो भी ये अनशिफ्ट रहेगा, तो ऐसे 1 1 लिखेंगे। अभी चलो बेंडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टाइम्स बेंडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स बेंडिंग n A1, ये 1 है, यहाँ 1 है, 1 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 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1 A1। A2 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? A2 के लिए 1 1 -1 कितना आएगा? 0 0। व्हाट्स अबाउट B1? B1 में देखो 1 -1 1 -1, ये भी 0 हो जाएगा। 0 व्हाट्स अबाउट B2? 0 0 रहेगा कुछ, तो कितना आंसर आएगा आपका? कि B2 भी 0 आ जाएगा, तो सिर्फ 1 A1 A1 या एक ही आएगा, दैट इज डिफॉर्मेटिव A1। तो स्ट्रेचिंग मोड कितने थे? स्ट्रेचिंग मोड यहाँ लिखा है A1 + B2 एंड बेंडिंग मोड एक ही है A1, तो टोटल मोड हो गई 2A1 + B2। ओके, दोनों का स्ट्रेचिंग प्लस बेंडिंग इक्वल टू टोटल। अभी चलो यहाँ पे आपके पास 3 मोड है, इसमें स्ट्रेचिंग कौन सा होगा? स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ये कैलकुलेट करना है। सी आपके पास 2 A1 है, एक A1 स्ट्रेचिंग है, एक A1 बेंडिंग है, उसके बाद दूसरा जो है वो स्ट्रेचिंग है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, स्ट्रेचिंग की या बेंडिंग की? स्ट्रेचिंग। गुड। और कम फ्रीक्वेंसी बेंडिंग की। तो ये दोनों में से चलो, ये 3 में से स्ट्रेचिंग कौन कौन से दो हो गए? सर 11 यस ये दोनों स्ट्रेचिंग हो गए और ये बेंडिंग हो गए। तो यहाँ पहले लिख दो, मैं कौन सा लिख दूं यहाँ बेंडिंग में? एक ही है यहाँ कैलकुलेशन में, दैट इज A1 यहाँ पे, तो बेंडिंग में वो लिख दो। अभी स्ट्रेचिंग में आपके पास 2 है, A1 और B2। A1 कहाँ पे लिखूं? अभी आपके पास सिर्फ 2 मोड है, A1 + B2, तो A1 में कहाँ पे लिखूं? कम वैल्यू है, सी ज्यादा वैल्यू होती तो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होता है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। और एक जो है आपके पास बेंडिंग है। और दूसरा आपको ये भी पता लग जाएगा, जब आप ई लिखते हो तो वो आगे वाले एग्जांपल में देखो, एमोनिया वाले एग्जांपल में, एमोनिया वाला एग्जांपल है, उसमें आप जब A1 लिखते हो तो वो कौन सा कंपोनेंट है, पोलराइज है या डीपोलराइज? पोलराइज पोलराइज। और ई के लिए डीपोलराइज। अभी यहाँ देखो चलो, ये जो सेकंड वाला है वो पोलराइज है या डीपोलराइज? A1 पोलराइज है सर। पोलराइज। तो A1 कहाँ पे लिखूं? 1151 A1 है या 1369 A1 है? ऊपर वाला 1151। 11 A1 रहेगा, ये दोनों पोलराइज है। दिस इज A1, वन इज स्ट्रेचिंग, अनदर इज बेंडिंग। जो ज्यादा वैल्यू है वो स्ट्रेचिंग है, कम वैल्यू है वो बेंडिंग रहेगा इसी तरह। और ये जो डीपोलराइज है दैट इज आपके केस में B2 आएगा इसी तरह। तो यहाँ पे भी सी इच्छा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ये जो दोनों है उसमें ये जो डीपोलराइज है 1374, दिस इज B2, दिस इज A1, दिस इज A1 इसी तरह। सर एक बार बोलिए। सर पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड मतलब A1 और B2 ये कैसे पता चलेगा? See, it's a polarizability component, A1 + B2. Look at here. This is a character table of C2V point group. Okay. Now Yes sir. here see whatever see orbital is here. Now look at this one. A2 is IR inactive.
A2 है वो IR एक्टिव है या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव है, गुड। B2 जो है वो IR एक्टिव है, रामन यस एक्टिव है दोनों। B1 भी यस IR एक्टिव, रामन एक्टिव है। A1 भी है, वो भी IR एक्टिव और रामन एक्टिव है। अभी उसमें आपके पास जो ये सारे मोड्स है उसमें ये करना है, 3 वैल्यू आपको प्रोवाइड किया है। पोलराइज, डीपोलराइज ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दे दिया है आपको, समझो। ये 3 वैल्यू है। अब आपको अप्रोप्रिएट असाइनमेंट देना है। आपने कैलकुलेशन कर दिया है, उसमें आपको 2 स्ट्रेचिंग मोड मिल रहे हैं और 1 बेंडिंग मिल रहे हैं। 2 स्ट्रेचिंग में A1 B2 एंड 1 इज A1, ओके। तो इसी तरह आपको जो अभी A1 के लिए देखना है और उसके कंपैरिजन में आप B2 देखो या तो दूसरा कोई मोड देखो। तो B2 में जो है और A1 में डिफरेंस क्या है दोनों में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 A1 है, तो A1 मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो एक स्ट्रेचिंग होगा, दूसरा बेंडिंग होगा। अभी यहाँ जो बेंडिंग है वो पोलराइज है, सी ये कम वैल्यू वाला, तो डेफिनेटली A1 पोलराइज हो गया, यहाँ से आपको पता लग गया। तो A भी पोलराइज होगा, ओके। यस सर। हाँ दोनों जी पोलराइज हो गए। और ये B2 जो यहाँ दे दिया है, बाकी बचे वो B2, तो एक ही वैल्यू है लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड B2, दिस इज डीपोलराइज। एक ही चीज है। दूसरा यहाँ से भी आप देख सकते हो पोलराइज डीपोलराइज के लिए ये 1 सिंबल है, उसमें जो पूरा है वो अपने ऐसे सिमेट्रिकली टर्म लिखते हो। B2 के लिए दोनों देखो माइनस है, तो बट ये ज्यादातर तो यहाँ से सी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये 1 जो फर्स्ट रहेगा, नीचे जाओगे तो इट्स डीपोलराइज। फर्स्ट ऊपर वाला जो है वो पोलराइज रहेगा, नीचे जैसे जाओगे तो वो डीपोलराइज होता जाएगा। इसी तरह से इसमें भी है C3V पॉइंट ग्रुप में। ये C3V का कैरेक्टर टेबल है, C3V का कैरेक्टर टेबल है। चलो C3V के जो कैरेक्टर टेबल है तो उसमें भी A1 है और E मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये दोनों है A1 और E। तो उसमें पोलराइज कंपोनेंट है वो किसके साथ रहेंगे? पोलराइज A1 के साथ रहेगी, और डीपोलराइज है वो B के लिए। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि जो पोलराइज होता है ना उसमें सिमेट्रिकली स्ट्रेचिंग होता है, और डीपोलराइज होता है उसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होता है। देखो ये जो है ऐसे सी ASO2 है फॉर एग्जांपल, उसमें ही देखते हैं, समझ लो कि ये SO2 है। अभी ये जो आप ऐसे स्ट्रेचिंग करते हो, ये सिमेट्रिक हुआ या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हुआ, ओके। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कैसे होगा, पोलराइज की डीपोलराइज, वो देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन किस साइड रहेगा? इस साइड जाएगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ बढ़ेगी ना, यस तो ये पोलराइज होगा, ओके। ये पोलराइज होगा। अभी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो है उसमें क्या होगा? एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग इसी तरह से, एसिमेट्रिकल बेंडिंग भी ऐसे होता है, एसिमेट्रिकल बेंडिंग है, ओके। अंदर की साइड जाएगा या बाहर की साइड, तो वो पोलराइज हो गया, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। डीपोलराइज में क्या होगा? सी ऐसे होगा, कौन सा स्ट्रेचिंग है ये? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक है, तो ये डीपोलराइज हो जाएगा। अब ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये दोनों से एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और ये बेंडिंग, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? सबसे हायर वैल्यू ज्यादा किसकी होती है? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की। उसके बाद क्या आएगा? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। Symmetric उसके बाद bending. बेंडिंग। अभी आपके पास चलो सपोज SO2 के लिए 3 वैल्यू है, समझ लो। कौन कौन सी 3 वैल्यू थी? 1369, 1151, 580। ये वैल्यू किसकी होगी? एक बेंडिंग है, 2 स्ट्रेचिंग है आपके पास, कैलकुलेशन आपने कर दिया, एक बेंडिंग आया, 2 स्ट्रेचिंग आया, तो ये वैल्यू किसकी होगी? आपने यहाँ ऑर्डर लिखा है, So bending. ये बेंडिंग होगी। अभी ये अब ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू एसिमेट्रिक की है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की आएगी ऐसे। तो इस हिसाब से आपको अभी पता चल गया बेंडिंग मोड है उसमें, तो आपने लिख दिया दैट इज व्हाटएवर इज देयर इट इज B2 और
whatever is that, आपने B2 लिख दिया। चलो सॉरी, जो आपके पास जो बेंडिंग मोड है उसमें आपने A1 लिख दिया। एक A1 स्ट्रेचिंग है और एक बेंडिंग है, दो है, इसलिए दो में से एक ऑलवेज बेंडिंग होता है, दूसरा स्ट्रेचिंग होता है। अभी बाकी बचे आपके पास दो चीजें हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कौन सा है, पोलराइज है या डीपोलराइज? डीपोलराइज। यानी सिमेट्रिकल वाला पोलराइज है। और आपको पता है कि ये A1 वैल्यू है और ये जो है वो ये जो A1 वैल्यू है, यहाँ पे जो है ये 1369 वाला, तो वो वैल्यू आपका आएगा B2। ऐसी तरह B2 जो है वो डीपोलराइज, दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वैल्यू है सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने B2 इनको नेम दिया। यहाँ पे देखो B2 जो है, ये B2, ये दोनों स्ट्रेचिंग है, बट ये फर्स्ट वाला जो है A1 वो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, B2 एसिमेट्रिकल है, इसलिए इसकी ज्यादा वैल्यू देगा। इसी ऐसे भी पता चलेगा B2 एसिमेट्रिकल है, माइनस माइनस वैल्यू आ जाएगी, यहाँ प्लस वैल्यू है। आप एक्सिस देखोगे या प्लेन देखोगे, ओके, सो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसी तरह आपको इसको असाइन करना है। इसी तरह एमोनिया में कैसे रहेगा, एमोनिया के केस में उसमें भी ऐसे ही होगा। ये जो डीपोलराइज वाला है 32525 और यहाँ पे 1025, ये दोनों डीपोलराइज है। यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रेचिंग मोड है A1E और दो बेंडिंग मोड है, दैट इज ऑल्सो A1E, दोनों सेम ही है। ओके, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों सेम मिलता है, A1E, यहाँ पे भी A1E। तो इसमें से आपको पता है ये जो दोनों है स्ट्रेचिंग मोड, कहाँ पे, यहाँ पे ये दोनों जो स्ट्रेचिंग मोड है A1E एंड ये दोनों बेंडिंग है, तो ये दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? स्ट्रेचिंग की है, तो ये इस A1 और E की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ A1 और E है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी, इसलिए ये दोनों में से एक ही ऐसा है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है स्ट्रेचिंग में, दूसरा E है वो कम वैल्यू वाला है। एक A1 है उसकी ज्यादा होगी, दूसरा E है उनकी कम होगी। अभी नेक्स्ट आपको ये देखना है पोलराइज डीपोलराइज, पोलराइज और डीपोलराइज। तो A1 ऑलवेज पोलराइज होता है, उस केस में जो ये पोलराइज था कम वैल्यू वाला और हाईएस्ट वैल्यू वाला डीपोलराइज था। इस केस में क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू वाला पोलराइज है, इसलिए A1 यहाँ पे लिखा मैंने और E यहाँ पे लिखा। E जो होता है वो डीपोलराइज होता है, A1 जो होता है वो पोलराइज होता है। पोलराइज तभी हो गए जब वो सिमेट्रिकली एक साइड रहेगा स्ट्रेचिंग। अब मेरे को बताइए आप, A1 है, A1 इज ऑलवेज, एक चीज आप दिमाग में रखिए, A1 जो है वो ऑलवेज सिमेट्रिकल के लिए होता है। पोलराइज का मीनिंग क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा तभी ये पोलराइज होगा। ऐसे ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा तभी ये पोलराइज होगा। इसलिए ये वैल्यू है, आप इस ऑफ कोर्स इस वैल्यू इससे थोड़ी कम है, बट फिर भी ये सिमेट्रिकली स्ट्रेचिंग है। कौन से बॉन्ड का सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, NH बॉन्ड का। उसके नीचे वाला क्या है, डीपोलराइज लिखा है, इसलिए सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक, स्ट्रेचिंग, वो भी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगा। कौन से बॉन्ड का, NH की, NH। कैसे आपको लिखना है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। चलो नीचे जो है दो, उसमें भी ऐसे आएगा। जो फर्स्ट वाला है वो A1 वाला है वो HNH बॉन्ड का बेंडिंग होगा और दूसरा जो है आपका वो भी HNH बॉन्ड का बेंडिंग रहेगा। तो बाकी दोनों है वो बेंडिंग मोड है। POCl3 के केस में भी आप ऐसा कर सकते हो। Now see next very after this then very important things is how to calculate direct product। वो कंसेप्ट भी आपको पता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें चलो डायरेक्ट प्रोडक्ट का मीनिंग ये है कि आप कोई भी दो का मल्टीप्लिकेशन करके वो किस तरह आंसर उसका आता है उसके हिसाब से आपको लिखना है व्हाट इज दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट,
आपको सी A1 इंटू A2 चाहिए डायरेक्ट प्रोडक्ट, A1 क्रॉस A2 कैसे मिलेगी? A1 cross, you want to see A1 cross A2 direct product. सेम ही है, तो अच्छा वाला होता ना तो वो कैरेक्टर टेबल यूज करना था। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो वही रखो। अगर आपको A1 क्रॉस A2 कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? A1 क्रॉस A2 का मीनिंग ये है, A1 और A2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। A1 और A2 में जो कैरेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखना है। चलो लिखा हुआ 1 इंटू 1, ये दोनों 1 इंटू 1 कितना One. होगा? 1 इंटू 1, 1 इंटू -1। समेशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। 1 इंटू -1, -1 रहेगा। 1 इंटू -1, ये भी -1। ये किसकी तरह है ये चार में से? A2. A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू A2 आंसर। ओके, व्हाट्स अबाउट A1 क्रॉस A1? तो आपको 2 टाइम्स A1 लिखना है, 2 टाइम्स A1। तो A1 की 1 तरह 1 1, so it's A1 रहेगा। गुड, A1 क्रॉस A1 इज इक्वल टू A1। व्हाट्स अबाउट A2 क्रॉस A2? So A1. A1. गुड, 1 1, ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो इट्स A1। It is called direct product. Now what's about B1 cross A1 cross B1? 1 So B1. A1. -1, good. 1 -1, so it's a B1. ये जो कैरेक्टर टेबल है, इसमें चलो आप मेरे को E क्रॉस E बताओ। E क्रॉस E लिखना है इसमें। E कितने टाइम्स लगे? E 2 टाइम्स लगे, तो क्या होगा? 2 multiplied by 2. 2 multiplied by 2, that is 4, -1 into -1 on सर इसमें 0। कोएफिशिएंट भी देना होगा, जैसे C3 का 2 है तो। नहीं, कोएफिशिएंट नहीं दे, डायरेक्टली उनके जो कैरेक्टर है उनका ही मल्टीप्लिकेशन। कोएफिशिएंट देखने की ओके जरूरत सर। नहीं है। अभी ये कैसे मिलेगा आपको? ये सेम चाहिए तो इसमें किसी का 2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, एक को मल्टीप्लाई करके दूसरे को ऐड कर सकते हो। ये अगर यहाँ पे 4 चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? 4 से इंटू करेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस E करेंगे तो 4 मिल जाएगा। देखो, A1 प्लस A2 प्लस E, दैट इज 4। ओके, यस सर। इसी तरह कौन सी प्रोसेस करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, वही देखना है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि हम कौन सी प्रोसेस उसको थिंक करें, तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, आप 1 बाय 1 उसको चेक कर लो। ओके, कौन सा आंसर आता है वो? 1 1 प्लस 2 दैट इज 4, 1 1 -1 दैट इज 1,
1 minus 1 0 that is 0. तो ये इसका रिजल्ट आएगा A1 प्लस A2 प्लस E। आपको क्या करना है, जो आपको पेपर्स में प्रोवाइड किया वो चीज आपको, जो ऑप्शन है पॉसिबल वो आपको 1 बाय 1 चेक करना है। ये ऑप्शन चेक करोगे तो वो मैच हो जाएगा। इसका आंसर कैसे आएगा, चलो A1 into E, it's about A1 into E, A1 into E, 2 वो into 1 minus that one is दे 2 दो। minus 1 good। नेक्स्ट में आएगा -1 and 0। किसकी तरह है ये, E. so A1 cross E is equal to E good। So in this way you can calculate direct products। Okay, so this is again very important concept। So most of the concept we have see covered in this chapter। Now question bank I have already I think provided to you yesterday। So you can Yes. you are requested to go through that question bank। If you having any doubts, then definitely inform me in the evening lectures. Otherwise, we will start pericyclic reaction in the evening lecture। Thank you very much। Thank you. Thank you all।